वित्तीय लेखांकन आरबीडी जयपुर की पुस्तक के उदाहरण नंबर 4 को आप लोग हल कीजिए। और ये प्रश्न है कोटा यूनिवर्सिटी की 2010 की परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रश्न में एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अनेक विभाग हैं, जिनमें से 3 विभागों के 4 महीने का विवरण दे रखा है। इन 4 महीनों का 3 विभागों का अलग अलग शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करना है। अंतिम स्टॉक की राशि प्रश्न में नहीं दे रखी है। इस अंतिम स्टॉक की राशि को ज्ञात करना है। साथ ही प्रत्येक विभाग के सकल लाभ की दर प्रश्न में दी हुई है। साथ ही प्रश्न में ये भी बताया गया है कि स्टॉक जो कि अनुमानित ज्ञात होगा, अतः इस अंतिम स्टॉक पर 10% स्टॉक रिजर्व बनाना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम विभागीय व्यापार व लाभ हानि खाता बनाएंगे। ऊपर सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिस पीरियड का ये बनाना है उस पीरियड के लिए लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2018 का ये बनाना है। इसके प्रारूप में पार्टिकुलर और अमाउंट के 3 कॉलम या 4 कॉलम भी बना सकते हैं, 3 विभागों के और चौथा टोटल का। पार्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट के 3 कॉलम, ये हो गया डीआर पक्ष, और फिर पार्टिकुलर और अमाउंट के 3 कॉलम, ये हो गया सीआर पक्ष। पार्टिकुलर में प्रश्न में दी गई व्यापार खाते से संबंधित मदों को लिख दिया जाएगा। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की मदें प्रश्न में दे रखी है टू ओपनिंग स्टॉक, ये दे रखा है ए विभाग का 6000, बी विभाग का 7000 और सी विभाग का 3000। ओपनिंग स्टॉक की राशि को डेबिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद तीनों विभागों के परचेज की राशि को डेबिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा, जो है टू परचेज ए विभाग की 7000, बी विभाग की 6500 और सी विभाग की 4700। इसी तरीके से तीनों विभागों का विक्रय दे रखा है। इस विक्रय की राशि को विभागीय व्यापार और लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर लिखा जाएगा, और ये राशि है बाई सेल्स ए विभाग की 12000, बी विभाग की 10000 और सी विभाग की 6000। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, जिन्हें व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए विभाग 2020, बी विभाग 1450 और सी विभाग 710। इसके अलावा प्रश्न में दे रखी है प्रत्येक विभाग की सकल लाभ की अलग अलग दर, और वो है ए विभाग की सकल लाभ की दर है 40%, बी विभाग की 30% और सी विभाग की 20%। विक्रय पर इस सकल लाभ की दर के आधार पर सकल लाभ ज्ञात कर लिया जाएगा। ए विभाग का विक्रय था 12000 और इसकी सकल लाभ की दर है 40%, यानी 12000 इंटू 40% बराबर 4800 रुपये। ये ए विभाग का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जिसे ए विभाग के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी ए विभाग 4800। इसी तरीके से बी विभाग का विक्रय है 10,000 रुपये और इसकी सकल लाभ की दर है 30%, यानी 10,000 इंटू 30% बराबर 3000 रुपये बी विभाग का सकल लाभ होगा, जिसे बी विभाग के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी 3000 रुपये। इसी तरीके से सी विभाग का विक्रय है 6000 रुपये और सी विभाग की सकल लाभ की दर है 20%। 6000 का 20% यानी 6000 इंटू 20% बराबर 1200 रुपये।
इसे सी विभाग के व्यापार व लाभान्य खाते के डेबिट पक्ष पर लिखा जाएगा। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD 1200 रुपये। प्रश्न में तीनों विभागों का अंतिम स्टॉक नहीं दे रखा है। इन सब मदों को लिखने के बाद यानी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और ग्रॉस प्रॉफिट, ये 4 मदें हैं इस प्रश्न में डेबिट पक्ष में, और सेल्स है इस प्रश्न में क्रेडिट पक्ष पर। इनको लिखने के बाद डेबिट पक्ष के योग में से क्रेडिट पक्ष के योग को घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो कहलाएगी अंतिम स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक ए विभाग की चारों मदों का जोड़ था 19,820 और इसमें से क्रेडिट पक्ष का जोड़ यानी 12,000, इसको घटाने के बाद शेष 7,820 कहलाएगा ए विभाग का अंतिम स्टॉक। इसी तरीके से बी विभाग का अंतिम स्टॉक, बी विभाग के व्यापार खाते के डेबिट पक्ष के मदों के जोड़ 17,950 में से बी विभाग के क्रेडिट पक्ष के योग यानी 10,000 को घटाने के बाद 7,950 बचेगा, तथा सी विभाग के डेबिट पक्ष के योग यानी 9,610 में से सी विभाग का क्रेडिट पक्ष का योग घटाने के बाद अंतर 3,610 रुपये सी विभाग का अंतिम स्टॉक होगा। ये अंतिम स्टॉक की राशि बैलेंसिंग फिगर के रूप में ज्ञात की गई है, इसे प्रश्न में नहीं दिया गया था। इसके लिए हमने व्यापार खाते के डेबिट पक्ष की सभी मदों को लिख लिया, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष की मदों को लिख लिया, उसके बाद जो डिफरेंस बचा वो अंतिम स्टॉक है, और इसके बाद लाभानी खाता बनाया जाएगा। लाभानी खाते में व्यापार खाते में प्राप्त ग्रॉस प्रॉफिट की राशि को लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD, जो है ए विभाग का 4,800, बी विभाग का 3,000 और सी विभाग का 1,200 रुपये। लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्ययों को सबसे पहले लिखा जाएगा, और अप्रत्यक्ष व्यय हैं पूरे व्यापार के प्रश्न में दे रखे हैं अप्रत्यक्ष व्यय 4,200 रुपये, और कुल बिक्री है पूरे व्यापार की 84,000 रुपये। अप्रत्यक्ष व्ययों को अनुभाजन के संबंध में प्रश्न में स्पष्ट रूप से कह रखा है कि सभी अप्रत्यक्ष व्ययों को विक्रय के अनुपात में बांटा जाएगा। ए विभाग का विक्रय था 12,000, बी विभाग का 10,000, सी विभाग का 6,000 तथा पूरे व्यापार का कुल विक्रय है 84,000, यानी 4,200 को 12,000 अनुपात 10,000 अनुपात 6,000 में बांटा जाएगा और कुल विक्रय है 84,000 का भाग दिया जाएगा। यानी ए विभाग के हिस्से में आएंगे अप्रत्यक्ष व्यय 4,200 इंटू 12,000 बटा 84,000, यानी 600 रुपये। इसी तरीके से बी विभाग के हिस्से में अप्रत्यक्ष व्यय आएंगे 4,200 इंटू 10,000 बटा 84,000 बराबर 500 रुपये, तथा सी विभाग के हिस्से में आएंगे 4,200 इंटू 6,000 बटा 84,000 बराबर 300 रुपये। इसी तरीके से प्रश्न में कहा गया है अंतिम स्टॉक पर 10% स्टॉक रिजर्व भी बनाना है। अंतिम स्टॉक ए विभाग का था 7,820, जिसका 10% 782 स्टॉक रिजर्व बनाया जाएगा। टू स्टॉक रिजर्व ए विभाग 782, बी विभाग का अंतिम स्टॉक है 7,950, तो टू स्टॉक रिजर्व 7,950 का 10% यानी 795, तथा सी विभाग के 3,610 के अंतिम स्टॉक पर 10% अंतिम स्टॉक रिजर्व होगा 361 रुपये। अप्रत्यक्ष व्यय और स्टॉक रिजर्व को लिखने के बाद प्रत्येक विभाग के सकल लाभ में से इन दोनों को घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी वो कहलाएगी प्रत्येक विभाग का शुद्ध लाभ।
जो ए विभाग का है 3,418, बी विभाग का 1,705 और सी विभाग का 539। इस प्रश्न में प्रत्येक विभाग का शुद्ध लाभ ज्ञात करना था, जो विभागीय व्यापार व लाभ हानि खाते के अंत में आएगा। इसके अलावा इस प्रश्न में सभी विभागों का अंतिम स्टॉक नहीं दे रखा था, जो व्यापार खाते के बैलेंसिंग फिगर के रूप में प्राप्त हुआ है। और इसके अतिरिक्त इस प्रश्न में विक्रय के अनुपात में अप्रत्यक्ष व्ययों का अनुभाजन करना था, तो अप्रत्यक्ष व्ययों को विक्रय के अनुपात में अनुभाजित किया गया है तथा अंतिम स्टॉक पर 10% स्टॉक रिजर्व बनाना था।